नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पर बहस शुरू हो गई है। बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता बिल के समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में विपक्ष बिल पेश करने के समय पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनावों में फायदा लेने के लिए इस समय बिल लाया जा रहा है, जबकि सरकार इसे बाद में ला सकती थी। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के सत्र में बिल पेश कर सकती है सरकार। और महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आभार व्यक्त और भी करना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि महिलाओं को वो आगे बढ़ाएं। उनकी योजनाओं में महिलाएं सबसे नंबर 1 पे आती हैं। पूरा फतेहपुर जनपद की बहनें निकल पड़े सड़क पर और मोदी जी का आशीर्वाद दें, और मोदी जी का आशीर्वाद मिली तो हमारी बहन बिटिया पार्लियामेंट में बैठी और विधानसभा में बैठी। जनता पार्टी की नीयत एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस आरक्षण की वो बात कर रही है वो बिना जनगणना के संभव नहीं है। जब तक आपको महिलाओं की सही गिनती नहीं पता होगी, तब तक उनकी भागीदारी आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। जब नारी वंदन अधिनियम बिल आया तो पूरी एकजुटता के साथ पूरे विपक्ष ने आपका समर्थन किया, पर लागू करने की बात आई तब आपने कहा डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। देश की नारियों के योगदान के बिना इस राष्ट्र का पूरी तरह से विकसित होना असंभव है, और ये प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाई है। अपने आर्टिकल में भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया है, और मैं पुनः पुनः उनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। तो महिला आरक्षण पर सियासी रण देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष दबी जुबान में ही सही लेकिन टाइमिंग्स पर सवाल खड़े कर रहा है कि ये चुनावी सीजन है, 5 राज्यों में चुनाव हैं, और इस बीच इस बिल को लाकर सरकार क्या जताना चाहती है, इसको लेकर अब धीरे बहस भी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज महिलाओं का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग यूपी से। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा केतकी सिंह जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, वो जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर में। इसके अलावा विजय लक्ष्मी गौतम जी, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता चौधरी जी, महिला पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर प्रेरणा कैंथोला, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीतिक विज्ञान लॉ कॉलेज देहरादून से। इसके अलावा मंजू त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल बबीता जी आपसे ही है, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस बिल के लाए जाने से महिलाओं की जो भागीदारी है वो और ज्यादा मजबूत होगी? 100%। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा बहस का मुद्दा नहीं है और ये कोई विरोध वाला भी ऐसा कोई सवाल या मसला नहीं है। क्योंकि जब महिलाएं हैं और देश की आधी आबादी है तो आरक्षण मिलना तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। बट अब चलिए कोई बात नहीं, अभी भी हुआ है तो 33%, और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को इतनी सबसे बातें करनी पड़ी हैं, इतना प्रयास करना पड़ा है, उसके बाद भी अब जाके इस मुकाम पर वो लेके आ पाए हैं इस टॉपिक को कि भाई महिलाओं को अगर देश को सशक्त बनाना है, जैसे 2047 की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो कि महिलाओं को जब तक वो मुख्य धारा से कनेक्ट नहीं होंगी तब तक कैसे हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका विरोध किया जाए, बल्कि इस जो फैसले का स्वागत किया जाए और सबको इसका समर्थन भी करना चाहिए। नहीं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है बबीता जी कि जब आपको सही गणना ही नहीं पता है महिलाओं की, तो फिर आप कैसे भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि गणना ऐसा नहीं है कि गणना नहीं पता। क्यों गणना में क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि पुरुषों से ज्यादा ही महिला होंगी अगर गणना की बात आती है। नंबर 1। नंबर 2, फिर भी अभी 50% तो अभी भी नहीं हो रहा ना, 33% पे अटकी हुई है महिलाएं अभी भी।
तो 33% में भी अगर इतना विरोध है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या नियत है लोगों की, कि महिलाओं को बिल्कुल आगे ही नहीं आना देना चाहते हैं क्या? मैं तो कहती हूँ जब देश की आधी आबादी है तो 50% का भी होना चाहिए। पर चलिए हम 33% पे सब्र कर लेते हैं, क्योंकि जब से बहुत छोटे थे तब से सुनते आ रहे थे कि 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए होगा, और आज जब हम खुद राजनीति में आ गए उसके बाद आज एक अच्छा सा एक मुझे लग रहा है कि मौका देखने को मिल रहा है कि 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। बबीता जी, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई ये टाइमिंग्स पर सवाल उठा रहा है कि जब चुनाव हैं तो उस दौरान ये सरकार को क्या आन पड़ी कि वो अब बिल ला रही है, इससे पहले भी तो लाया जा सकता था। देखिए चुनाव तो अब ये बताइए देश में कब चुनाव नहीं होते हैं? हर सीजन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई चुनाव होते ही हैं, तो ये तो एक बेकार की बात है। और देखिए जहां तक विपक्ष की बात करूं मैं, तो विपक्ष में जो अगर केंद्र की बात की जाए तो मेन कांग्रेस है। तो कांग्रेस को तो महिला सशक्तिकरण पे वैसे भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सशक्तिकरण तो उन्होंने अपने परिवार में ही देखा हुआ है। भाई जिसकी दादी भी प्रधानमंत्री रही, जिसकी माँ भी पूरी तरह इन्वॉल्व रही, आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिनकी बहन भी बहुत अच्छा अपना भूमिका निभा रही है अपने विपक्ष में रह के, तो मुझे लगता है कि उनको तो बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए, उनको तो महिला और बल्कि इसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है बबीता जी, वापस आऊंगी आपके पास। विजय लक्ष्मी गौतम जी, अब मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कई बार बहस का विषय ये रहा है, कई समितियों का गठन किया गया, कई मसौदे लाए गए, कई प्रस्ताव आए, लेकिन इतनी यहां तक भी कोशिश कोई नहीं कर पाया। अब जबकि आपको नहीं लगता कि जब ये बिल लाया जा रहा है तो इसका समर्थन करना चाहिए हर दल को? जी नमस्कार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफी लंबे समय के बाद आधी आबादी को ये जो है एक वरदान मिला है, ताकि हम अपनी मुख्य धारा से जुड़ करके और अपनी बात को लोकसभा और विधानसभा वास्तव में रख सके। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह का बहस का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के यहाँ भी आधी आबादी रहती है और उनको भी इस बात का दुख हो रहा होगा कि बहुत लंबे समय के बाद इस बहस का मुद्दा खत्म करके नारी बंधन अधिनियम जो है लागू हुआ है। शीर्ष प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत बनाने का सपना, निश्चित रूप से आधी आबादी भी जब सशक्त और मजबूत होगी, सारे मुख्य धारा से जुड़ेगी, तभी जाकर के हम उस सपना को पूरा कर पाएंगे। और आज प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। आज 35% आरक्षण पर इतना विरोध, पहले भी हम समर्थन करते हैं, महिलाओं का समर्थन करते हैं, 35 बिल फाड़ दिया जाता था, तमाम तरह की बातें होती थी। आज भी ये विरोध का विषय है, ऐसा नहीं है। आधी आबादी हर घर में माता बहने हैं और सबकी इच्छा है नारी बंधन अधिनियम। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, आधी आबादी को सशक्त करने की बात तो आप लोग भी किया करते थे ना, तो अब समर्थन करेंगे ना? सादर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सीना किदोई जी कांग्रेस की, उनके श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के मुद्दे पर बात करती हूँ। बिल्कुल अभी मिसेस चौहान ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पार्टी में जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिसके परिवार में इंदिरा गांधी जैसे आयरन लेडी देश की प्रधानमंत्री बनी, प्रियंका गांधी दिन रात लगी हुई हैं, बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन वहां पर बहुत बड़ा लेकिन है, जो है भाजपा की बातें हजम नहीं होती। कांग्रेस ने जब भी महिलाओं के लिए कहा वो करके दिखाया, लेकिन वचनम किम दलिद्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है जब भाजपा के झूठ का पड़ला हमेशा हर चुनाव में भारी नजर आता हुआ है। आज जब इलेक्शन आ गया तो ये महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, और फिर हम तो उत्तराखंड से हैं जहां पर महिला जो है महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतने बलात्कार हुए हैं, पूरे देवभूमि कलंकित है, धधक रही है। उस समय ये बात हमें हजम इसलिए, अगर मोदी जी या भाजपा को ये बिल पास ही कराना हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर बात में सच्चाई हो तब 2029 की बात करें। अरे आपको जब 33% एक दिन में विधेयक पास हो सकता है, सांसदों के विधायकों के भत्ते बढ़ सकते हैं, तो क्या ये 2027 में ये महिला बिल पारित नहीं हो सकता? ठीक है बबीता जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं भाई इसका जमीनी रोड मैप क्या है, 2029 तक की बात क्यों हो रही है, 2027 में ही लाइए ना, पास कराइए। भाजपा वर्तमान
देखिए, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिल नहीं भी आया तो भी तवज्जो यहाँ महिलाओं को बहुत मिल रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर 2029 की बात है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 2029 में उस मानसिकता से चुनाव लड़ाएंगे। हो सकता है कि वहां वो बिल उसमें आएगा, लेकिन चुनाव की अगर आपने देखा होगा तो 2027 में तक में भी ये बात हो रही है कि हम 2027 में भी महिलाओं को चुनाव लड़ाएंगे। और देखिए, ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। अगर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी तो वो हर पार्टी से आएंगी, तो इसमें घबराने की क्या बात है भाई? वो तो अगर जब जो महिला सीट होगी तो वो तो उसमें हर किसी पार्टी की महिला ही तो चुनाव लड़ेगी। तो मुझे तो लगता है कि इनको बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए इस चीज का, क्योंकि अगर देश की आधी आबादी है, आपने नहीं बढ़ाया, कोई और बढ़ाने की अगर कोशिश की है और वो बढ़ रही है तो आपको बढ़ना चाहिए, मुख्य धारा से उनको जुड़ना चाहिए। तो ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर महिला सीट है तो बीजेपी महिला लड़ाएगी, आप पुरुष लड़ाएंगे, ये तो संभव नहीं है। अगर महिला लड़ेगी तो आप भी महिला ही लड़ाएंगे, तो बढ़ तो उधर की भी महिलाएं रही है ना, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? बिल्कुल घबराने परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं। हम कह तो रही हूँ कि 2027 में लाए हम भी। ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बबीता जी हमारे से जुड़ने के लिए। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इस वक्त हमारे साथ अनीता चौधरी जी भी जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनीता जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप इस चर्चा के विषय को किस तरीके से देख रही है? क्योंकि आपको नहीं लगता कि इससे राजनीति के क्षेत्र में भी अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? अभी तक जो हम बराबरी की बात कहते थे, कम से कम उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और ज्यादा? अनीता जी, ये बिल जब भी आएगा इसके टाइमिंग को लेकर के सवाल उठेगा ही। 2027 भी यूपी का इलेक्शन है और ज्यादा बड़ा इलेक्शन वो माना जाएगा, तो लोग कोई भी विपक्षी पार्टी यही कहेगी कि उत्तर प्रदेश में के इलेक्शन को देखते हुए या उसके साथ जो बाकी राज्यों के इलेक्शन होने वाले हैं उन राज्यों के इलेक्शन को देखते हुए ये बिल लाया गया है। तो टाइमिंग को लेकर के जब भी ये बिल आएगा, इस तरह के बड़े बिल आते हैं तो ये सवाल उठते रहते। आपको बता दें कि 1996 से लेकर के अभी तक कई बार ये बिल पेश हुआ है। इनफैक्ट 1998 से 2003 तक देखें तो 4 बार पेश हुआ, चारों बार ये सफल नहीं रहा अपने आप को धरातल पर साबित करने में। उसके बाद फिर 2014 में उम्मीद थी, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा ऐसे अटकते रहा। ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसको बिल को फिर से वहां पे प्रोड्यूस किया जाएगा। एक बार उम्मीद जताई जा रही है कि ये नारी वंदन बिल, जिसको कि महिला आरक्षण बिल के नाम से नाम दिया गया था, उसको इस बार जरूर उसको सहमति मिलेगी। उसको सभी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बिल को अपना समर्थन देंगी। ठीक है प्रेरणा जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है आती हूँ अनीता जी आपके पास वापस। प्रेरणा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बहस का विषय बहुत बार ये बना है, वो बता रही है ना, अभी आपने सुना अनीता जी को कि प्रयास कितनी बार किए गए, लेकिन अब वक्त आ गया है उसको अमली जामा पहनाने का। अगर ये वक्त है राष्ट्र हित में, अगर हम देखें तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी, और महिलाओं के हितों की बात तो हर पार्टी करती है, तो पार्टी से ऊपर उठकर साथ देना चाहिए ना। फिर सबको मेरा प्रणाम। बिल्कुल आपने सही बोला। जैसे अभी हम चाह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा में ये सीटें 33% बढ़े। आपको याद होगा कि 73 और 74वां अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हमने पंचायती राज का किया था। तभी भी उसका बहुत विरोध हुआ था, पर उसका परिणाम बहुत अच्छा निकला, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया कि उसमें महिलाओं की जो सहभागिता थी, जो आगे आई है, वो बहुत अच्छी आई है। और उससे हुआ कि जो गाँव में चीजें बड़ी डेवलप हुई, वो अच्छा हो रहा है। चाहे आप यूपी के थोड़े बहुत गाँव देखें, पर इसमें एक चीज और है, लोगों को ये समझने के लिए, बेसिकली लेडीज को ये समझने के लिए उन्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए ये बिल क्यों आ रहा है। चाहे वो 73वां 74वां संविधान संशोधन आया हो या चाहे आज ये संविधान संशोधन आ रहा हो, ये बिल आ रहा हो, ये हमें जानना है कि क्यों आ रहा है। और इसमें हम कांग्रेस, आप कोई भी पार्टी ना करे, हमें, आप सही बोल रहे हैं कि देश से ऊपर बढ़ के, पार्टियों से ऊपर बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए हो रहा है। ये स्पेशली मेरे लिए या किसी और एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है, ये सबके लिए काम है और इसमें सबकी हेल्प होगी। क्योंकि हम कहते हैं वुमेन्स आर नेचुरल क्रिएटर्स, वो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकती है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। तो मेरे ख्याल से ये बिना विरोध के ये बिल आना चाहिए और इसका स्वागत सबको करना चाहिए। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि बिना विरोध के सबको इस पर सहमति जतानी चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तक भी मैसेज जाएगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा फिर इससे। मंजू त्रिपाठी ने कब कहा कि मैं स्वागत नहीं करती? मैं कह तो रही हूँ कि लॉलीपॉप ना दे इलेक्शन के समय, इस बिल को लागू करना है तो 2027 में लागू करें। और बिल्कुल मेरी बहन ने अभी मुझसे पहले कहा वुमेन्स आर द क्रिएटर, बिल्कुल पंडित नेहरू जी ने कहा था इफ यू एजुकेट अ मैन इंडिविजुअल। आ रही हूँ विजयलक्ष्मी जी, आ रही हूँ आपके पास। मजबूत करने के लिए जो ये बिल लाई है,
पूरे हिंदुस्तान में गौरवान्वित हो रही है, लेकिन लागू करने की बिल्कुल बड़ा सा मुद्दा है ही नहीं। 2027 में करें हम उनके जो है विजय लक्ष्मी जी वो कह रही है भाई 2027 में करिए लागू, हम आएंगे खुले तौर पर साथ देंगे। 2027 क्या होता है, 7 साल ये रही है जिस समय चुनाव में तो कभी राज नहीं आया। आधी आबादी को बिल बाहर दिए जाते हैं। आज मोदी जी ने आधी आबादी को सशक्त और मजबूत करने के लिए ये बिल लाद दिए हैं, पास हो गया है। अब ये एक एक करके चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आधी आबादी को सशक्त और मजबूत करने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। मंजू जी रुक जाइए, आपने बोलिए ना, आप जवाब तो सुन लीजिए। विजय लक्ष्मी जी जवाब दे रही हैं। विजय लक्ष्मी जी हाँ, जब लंबे समय तक शासन में रही कांग्रेस तभी नहीं आता यार आधी नारी को सशक्त और मजबूत करने के लिए नारी शक्ति को, और मोदी जी ने लाया संविधान में संशोधन करके ये बिल पास कर दिए। पूरी धन्यवाद दे रही है आधी आबादी, और उन लोगों की घर में की भी बहनें भी आज धन्यवाद दे रही है। और जब बिना वजह इसको बहस का मुद्दा बनाना आधी आबादी के लिए ठीक है। आप लोगों के पास वापस में आऊंगे, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक केतकी सिंह जी भी हमारे से जुड़ गए हैं। केतकी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि भाई विपक्ष ये कह रहा है कि आप इस वक्त क्यों ला रहे हैं बिल, आपको लाना था तो भाई 2027 में आप पास करिए तो हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं तो इस बीच लाने का क्या मतलब है? केतकी जी आपका माइक जो है शायद वो म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि विपक्ष जो है इस समय पूरा मुद्दा विहीन है, और इतनी ये शर्मनाक बात है कि आखिर इस देश की आधी आबादी का विरोध करने का अधिकार इनको दिया किसने है? हमें आगे बढ़ने से रोकने का अधिकार इनको दिया किसने है? नारी शक्ति अपने पांव पर खड़े हो, उसके लिए ये रुकावट बनने वाले ये होते कौन है? मैं याद दिलाना चाहूंगी विपक्ष को, जो आप कह रहे हैं कि इस समय ये अधिनियम कितनी बार 7 बार पहले भी सदन में आ चुका है। श्रीमान हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 4 बार इस बिल को पेश किया, परंतु विपक्ष की यही भूमिका हर बार रही। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से 8 मार्च 2010 का वो काला दिन जो हम महिलाओं को अपनी मेमोरी में याद रखना चाहिए। इन विपक्षियों का चेहरा उस दिन उजागर हुआ था। 8 मार्च 2010 को यही राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने खड़े होकर और नारी अधिनियम वंदन बिल को फाड़ा ही नहीं, बल्कि चेयरमैन के ऊपर उन्होंने फेंक दिया, उनका बाइक तोड़ा गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं इस देश की महिलाएं आगे ना बढ़ जाएं, कहीं इस देश की महिलाओं के प्रति जो मोदी जी की सोच है वो कहीं वो पूरी ना हो जाए। ठीक है मंजू जी, जवाब दीजिए, महिलाओं को कैसा हक है जिसकी बात आप लोग करते हैं? क्या ऐसे मिलेगा हक महिलाओं को? महिलाओं को बिल्कुल मैंने महिला जब देश की पार्टी कभी भी महिलाओं का विरोध नहीं करती। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जैसे मैंने कहा ना, न भूतो न भविष्यतो, वैसी महिला ला के दिखाए बीजेपी, वैसे प्रधानमंत्री जो है बोसीना के दुआई जी। इंदिरा गांधी जी की क्या महिला सशक्तिकरण का नाम कांग्रेस में सिर्फ स्वर्गीय इंदिरा गांधी या प्रियंका गांधी यही क्या सिर्फ नारी शक्ति है? क्या जो आदिवासी वर्ग की जो महिला हमारे राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है, क्या वो महिला नहीं है? और वैसी गांधी परिवार से इतर महिलाओं को सशक्त करने का जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास था। और क्या कांग्रेस बता सकती है कि ऐसी कितनी महिलाओं को मजबूती से उन्होंने खड़ा किया है? आज तो हमारी जिस प्रदेश में मैं हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जिस प्रदेश की मैं विधायक हूँ, उस प्रदेश की राज्यपाल भी एक महिला है, वो भी पिछड़ी राज्यपाल है। अनिता चौधरी जी, अभी आप सुन रही हैं, यही हालात हर बार रहते हैं और यही हालात हम सदन के अंदर भी देखते हैं। इसी वजह से ये बिल जो है पेश तक नहीं हो पाता। इस बार जब पहल की जा रही है तो उससे पहले ये बहस शुरू हो गई है, जो यहाँ भी अभी आप देख रहे हैं। 2027 में लाए, हिमाचल फैला के। ठीक है मंजू जी, आ रही हूँ आपके पास, अन्य मेहमान भी हैं। किया जा रहा है उससे पहले तैयारियां, धन्यवाद करेंगे, लेकिन बिल को लेकर के तैयारियां खूब की गई हैं। छोटे छोटे स्मॉल जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, स्मॉल लीडर्स के साथ, सभी दलों के लीडर के साथ बैठकें हुई हैं जो सरकार है उसके बाद इस बिल को लाने की तैयारी की गई है। लेकिन एक बात बता दूं कि डिलिमिटेशंस होना है,
जनगणना होनी है। इस बीच में अगर ये महिला बिल अगर पारित नहीं होगा तो आखिर कब होगा? क्योंकि इन सभी के बीच में हम देखेंगे कि लोकसभा में सीटों का भी समीकरण बदल जाएगा, विधानसभा में सीटों का समीकरण बदल जाएगा। महिला अधिनियम को आना बेहद जरूर इसलिए भी है कि काफी लंबे समय से ये लंबित है। और देखिए अगर हम देखते हैं तो लोकसभा में मात्र जो 81 सीटें मेरे ख्याल से है, जो कि 15% के लगभग होता है। राज्यसभा में उससे भी बुरा हाल है, 12-13% महिलाएं की ही उपस्थिति हैं सभी दलों को मिला के। तो ऐसे में अगर जो एक लंबे समय से पेंडिंग बिल है वो आ जाता है तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी, डिलिमिटेशंस होगा तो जनगणना में ये तय होगा। और हमने देखा भी है कि आजकल की जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, तो मतदाता को लुभाने के लिए महिलाएं सभी दलों को सबसे अच्छी टारगेट लगती हैं और महिलाएं अपने मतदान का हिस्सा जो है वो बढ़ चढ़ के उसमें भाग भी ले रही हैं और निर्णायक भी सिद्ध हो रही हैं। अब जब निर्णायक सिद्ध हो रही हैं राज्य को के सरकार को और लोकसभा के केंद्र के सरकार को बनाने में, तो उनकी भागीदारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। आधी आबादी ने ये साबित किया है कि पहले जो वोट करने ने आज ही की बात देख लीजिए, जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, कितना बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया है और वोट को अपना कास्ट किया है। वोटिंग परसेंटेज कितनी हाई हुई है। तो दिन ब दिन महिलाएं सजग हो रही हैं, वो अपने निर्णायक स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा ठीक है। डॉक्टर प्रेरणा क्योंकि महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति अब जागरूक हो रही हैं, राजनीति में आने की प्रेरणा भी उन्हें मिल रही है, वो उसके प्रति भी दिलचस्पी दिखा रही हैं, तो फिर ये रोड़ा नहीं बनना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि आप तो एक शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप असली में बता सकती हैं, आसान भाषा में समझा सकती हैं कि कितना फायदा इससे मिलेगा महिलाओं को आने वाले वक्त में। देखिए, अगर हम बात करें पास्ट जनरेशन की, जो मैं हूँ, मिलेनियम हूँ, हम लोग राजनीति में जाने से कतराते थे कि नहीं जाना है, लोग क्या कहेंगे, हमारी छवि खराब होगी। पर धीरे धीरे वक्त बदला और इससे अगर हम ये बिल लाते हैं तो इससे 2-3 फायदे होंगे। पहले राजनीतिक सशक्तिकरण बढ़ेगा महिलाओं की। जो महिलाएं घर में बैठ के बोलती ना, अरे इसमें ये नीति होनी चाहिए थी, इसमें ये नीति आनी चाहिए थी, इसमें ऐसा संशोधन होना चाहिए, वो अब महिलाएं आगे आ पाएंगी। जब उन्हें रास्ता मिलेगा तो ऑब्वियसली वो आगे आएंगी और वो जो घर में बैठ के नीति निर्माण कर रही हैं वो वहां जाके बोलेंगी कि ये नीतियां बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ताकि और वो जो नीतियां बनाएंगी वो ऑब्वियसली हर चीज को देख के बनाएंगी और ये एक हमारे विकास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है। और दूसरी बात हम करते हैं समाज सुधार में, क्योंकि हम घर में बैठ के ही टीवी देखते ही बोल सकते हैं, जैसे अभी आज बोल रहे होंगे वो बहुत सारे लोग कि अरे ये ऐसा होना चाहिए, इसमें इस बिल में ऐसा चेंज आना चाहिए। तो जब हम उस जगह में बैठेंगे जहां हम चेंज कर सकते हैं, चाहे वो हमारी विधानसभा हो, चाहे हमारी लोकसभा हो, और जब हम खुद निर्णय लेंगे, हम खुद नीति निर्माता बनेंगे, तो हम उसमें और ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं और बहुत अच्छी चीजें ला सकते हैं। क्या पता जो डेवलपमेंट अभी रुका हुआ है और हमारे वहां जाने से, मतलब नारियों के वहां जाने से, वो और ज्यादा अच्छा हो जाए। तो मेरा यही अनुरोध है सबसे कि इस बिल को चाहे 27 में आए, 29 में आए, आ जाए, इसे स्वागत कीजिए और खुश होकर स्वागत कीजिए। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, केतकी जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई प्रॉपर हमें इक्वेशन तो पता नहीं, हमें अभी गणना नहीं पता है महिलाओं की, तो आप कैसे लाएंगे, फिर इसे इंप्लीमेंट कैसे कराएंगी? देखिए, विपक्ष को अपनी भूमिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे राजनीति से अलग और इतर विपक्ष को रखने चाहिए। जहां तक रही कि जनगणना की बात और इन सारी चीजों की बात, तो वो टेक्निकल चीजें हैं जो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, वो कर लेगी। विपक्ष को अगर इतने सालों में 7 बार ही जो बिल पास हुआ और 7 बार के बाद भी अगर विपक्ष अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अपने गिरबान में इस समय झांकने की जरूरत है। अगर नारी सशक्तिकरण अगर बिल आ रहा है तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी, नहीं, हम सबके घर में जो बेटियां हैं जो अपने आप को एक इस फील्ड में लेकर आना चाहती हैं, अपने आप को इस फील्ड में अपना देखना चाहती हैं करियर, उनके लिए भी एक हम बहुत मंजू जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से ही देखा क्यों जाए, फिर ये तो भाई हर घर की बात है ना, जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर
हमें बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, सब हमने कहा ना, हम सभी महिलाएं, हम सभी बहनें, चाहे जिस पार्टी के हैं, हम सब लोग मिलकर इनका साथ देंगे। इस बिल का हम स्वागत करेंगे। हमारी नेता जो प्रियंका गांधी ने लड़की हो, लड़ सकती हो, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चुनाव लड़वाया। हमारी तो प्रभारी ही महिला है उत्तराखंड की, कुमारी शैलजा जी। इनकी तरह भाजपा की तरह नहीं कि आके पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को कलंकित करके चले गए, नट्टू गट्टू पट्टू। तो ये सब चीज को, अगर इस बिल को ये सीरियसली मान सकते हैं, अगर कांग्रेस ने नहीं किया है, आप करके दिखाइए, हम आपका स्वागत करते हैं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जनता को गुमराह मत करिए, महिलाओं के वोट को का मिसयूज मत करिए, इलेक्शन का के समय महिलाओं को लॉलीपॉप देने का काम ना करिए। इसको अगर आप करना चाहते हैं 2027 में करिए, और ये आपके लिए अगर करने का मन बना चुके हैं तो आप 2027 में इस बिल को पास कर सकते हैं। मैं इस बिल का स्वागत पूरा विपक्ष की महिलाएं करेंगी, पूरा विपक्ष करेगा। केतकी जी, देखिए, ये जिस तरह की भाषा लोग बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, आ रही हूं प्रेरणा जी आपके पास, आ रही जरूरत है। 16, 17, 18 ये जो 3 तारीखें हैं मैडम, चाहे हम लोग किसी भी दल के हों, 16, 17, 18 ये 3 तारीखें आने वाले भारत के भविष्य में महिलाओं का क्या डायरेक्शन होगा और हम कितने सशक्त रूप से उभर कर आएंगे, ये 3 तारीखें डिसाइड करने वाली हैं। तो अगर आप लोग इसमें टेक्निकल फॉल्ट खोजने लग जाएंगे कि 27 में लागू करवाइए, तो ये कराइए, वो कराइए, 27 में लागू कराने के लिए जो प्रेशर आप लोग दे रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्यों नहीं किया? आज जब अगर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय नारियों को सशक्त किया जाए, तो मुझे लगता है कि हर दल को अपनी राजनीतिक भावनाओं को छोड़कर इसमें आना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नहीं तो नारी शक्ति आदि आबादी आपको कभी माफ नहीं करेगी इस तरह की बयानबाजी करने पर। ठीक है प्रेरणा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम, मैं इसका रिप्लाई करना चाहूंगी कि मैम बार बार एक बात बोल रही है कि प्रियंका जी और ये मैम, इन सबको छोड़ के बस आप ये देखिए कि बीजेपी, मतलब आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर और ना ही मैं किसी पार्टी की सपोर्टर हूँ। जो अच्छा काम करता है मैं उसकी सपोर्टर हूँ, पर अब ये देखिए सिर्फ 4-5 फायदे तो आपको हैं। सबसे पहले मजबूत राजनीति संदेश जा रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की महिलाएं। ये अगर ये बिल आ रहा है तो उसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि ये एक प्रॉपर पर्टिकुलर पार्टी के या पर्टिकुलर लोगों के लिए है, या ये हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी के लिए नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं आ रहा। ये सबके लिए है। और दूसरा, ये टाइम के साथ हमें ये चीजें करनी है, क्योंकि ये जो नई जनरेशन आ रही है, जिसे हम जेनजीज बोलते हैं, इनको हर चीज का नॉलेज लेना है, हर चीज का नॉलेज है। बस ये राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं इस मारे, क्योंकि ये सोचते हैं राजनीति अच्छी नहीं है, यहाँ हर चीज का विरोध होता है, जानबूझ के विरोध होता है। तो हमें इन्हें और अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, इन्हें हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देना है कि बिना सोचे समझे राजनीति में आए, और लड़कियों के लिए स्पेशली, ताकि मैंने पहले बोला कि वुमेन्स आर द क्रिएटर, और वो जब नए इश्यूज के साथ आएंगे, नए रिफॉर्म्स के साथ आएंगे, तो मेरे ख्याल से ये बिल और अच्छा आएगा। तो इसे कांग्रेस और बीजेपी ना करके इसे सिर्फ देश का बिल मानिए, और इसे प्रियंका जी को खासकर नारियों का देश का बिल माना, महिलाओं का बिल माना, ठीक है, हमारे सम्मान का बिल, हमारे डेवलपमेंट की, सम्मान का, डेवलपमेंट का काम करें। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम शुरू से इसका आदर करते हैं। हमने कब कहा कि बिल ना आए? हम कह रहे खाली हमें गुमराह ना किया जाए, महिलाओं को 16-17 तारीख कोई गुमराह नहीं कर रहा है आपको। ये हमारी अपनी सोच है कि हम गुमराह हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लोकसभा में अपने लाइव लोकसभा का देखेगी प्रोसेस, और उसमें देखेगी कि आपने क्या कहा, आपके दल ने क्या कहा, और उसी समय निर्णय होगा कि कौन महिलाओं, मैंने तो पहले ही बोला कि कौन हमारे विरोध। ठीक है, आखिरी कमेंट जल्दी से अनीता जी आपसे 30 सेकंड्स में। अनीता जी, ये बिल जो है वो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी तक यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं उन सभी को उससे मैं आग्रह करती हूँ कि आप इस तरह से समझिए कि अभी तक सदन में जितने भी बिल पास हो रहे हैं महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, समाज को लेकर के, उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, क्योंकि जो संवेदनशीलता उनके अंदर में है वो शायद पुरुष उसके लिए डिसीजन तो लेते हैं, उस पे मंथन करते हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पे ये समाज को कितना
जोड़ेगा, ये नीति जो आएगी, ये पॉलिसी जो आएगी, ये बिल अगर हम कहीं भी कोई भी अमेंडमेंट होता है तो वो कितना बिल्कुल, तो महिलाओं को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन बहस अभी भी इस पर चल रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।